नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी के खिलाफ अब शहर शहर में आंदोलन शुरू हो गया है और ये आंदोलन सामान्य नहीं है। जैसे सामान्य तौर पर आप देखते हैं कि एक सांकेतिक आंदोलन होता है, 20, 25, 30 राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कहीं पर भी बापू की प्रतिमा देखते हैं, कहीं भी बाबा साहब की प्रतिमा देखे, उसके नीचे बैठ गए लेकर के 4 तख्तियां। ऐसे प्रदर्शनों से लोकतांत्रिक सरकारों पर असर पड़ता है, सांकेतिक प्रदर्शन से। लेकिन मोदी की सरकार, जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इतनी है कि उसने पूरे देश को ही रिस्क में झोंक दिया है, उस पर 20, 25, 50 लोगों के तख्ती लेके बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आंदोलन की खबर हम क्यों ला रहे हैं? ये आंदोलन 20, 25, 50 वाला नहीं है। सड़कों पर आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक सिर्फ भीड़ ही भीड़ है, यानी जन सैलाब है। 1 किलोमीटर अगर सड़क पूरी की पूरी आदमियों से पटी हो, लोगों से, युवाओं से पटी हो, तो आप संख्या का खुद अंदाजा लगाइए। ये गिनती करना छोड़ दीजिए, आप अंदाजा लगाइए कि कितनी संख्या हो। और ये जो यूथ आ रहे हैं, ये सब के सब पूरी तैयारी से आ रहे हैं। अब तो अलग अलग हिस्सों के यूथ ये भी कहने लगे हैं कि गिरफ्तार करोगे, जेल में डालोगे, डाल दो। अब अगर हम पीछे हटे, अब अगर हम डर गए, तो इसके बाद लड़ नहीं पाएंगे। ये आखिरी मौका है। अब डरे तो फिर नहीं लड़ पाएंगे। और शायद यही जो डर खत्म होना है, हम कई बार, आज से नहीं बहुत समय से कह रहे हैं, जिस दिन जेल का डर खत्म हो जाता है ना, उस दिन देश में परिवर्तन आने की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि तानाशाही प्रवृत्ति वाले नेता और उनकी सरकारें आम जन को सिर्फ और सिर्फ जेल से डराती है। निकलोगे FIR हो जाएगी, जेल डाल दिए जाओगे, जेल से डराते हैं। और जिस दिन भी अंग्रेजों को भगाया, कैसे भगाया? गांधी जी ने जेल का भय ही खत्म कर दिया इस देश के लोगों से। खुद ही बैठे रहते थे 3-3 साल जेल में। लोगों को लगा चलो जेल क्या है, डाल देंगे अंग्रेज, जाएंगे जेल। ये भय खत्म हुआ, तभी ये फर्क आया। 2014 के बाद सड़कों पर हुजूम और जनसैलाब देखने के लिए तरस गई थी आंखें। मनमानी जारी थी, वक्त बदला और हर दिन एक नया शहर, हर दिन एक नया शहर, और भीड़, जनसैलाब वैसे, उसमें कोई कमी नहीं। फिर आप लीजिए, पुणे आपने कल देखा था, आपने भोपाल देखा था, आपने लखनऊ देखा था, आज देखिए कोल्हापुर, आप देखिए आज चंडीगढ़, आप देखिए, गिनते जाइए। और देश के हर शहर में अगर यह आंदोलन पहुंच गया, हर शहर में पहुंच गया, तो क्या आपको लगता है ज्ञानेश कुमार बचा लेगा? क्या आपको लगता है कंप्रोमाइज्ड सिस्टम बचा लेगा? उस सिस्टम में सब कुछ है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका। ये कंप्रोमाइज्ड सिस्टम नहीं बचा पाएगा, फिर कतई नहीं बचा पाएगा। लाइए भाऊ को लाइए, मैं आपको विजुअल्स दिखाता हूं। स्वागत है भाऊ। कोल्हापुर का विजुअल दिखाइए। कोल्हापुर का विजुअल देखने लायक है, इसीलिए हम इसी से शुरुआत कर रहे हैं। और आप देखिएगा भीड़ को, ये किलोमीटर लंबा है, पूरा वीडियो। पूरा विजुअल चलाइएगा और नारे सुनिए। नरेंद्र मोदी वीक है, गरीब पेपर लीक है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीब पेपर लीक है, गरीब पेपर लीक है। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
ये पूरा जो है कोल्हापुर में उदय भानु चीफ यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बेसिकली 2 सेनापतियों ने कमान संभाल रखी है इस वक्त पूरे देश में, और ये दोनों सेनापति ओल्ड ब्रिगेड के नहीं हैं, जो दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में बैठते हैं वो नहीं है। ये पूरा का पूरा, अब देखिएगा, अभी ये विजुअल भी देखिएगा, ये देखिए आप करो पीछे तक देखिए, ये एरियल व्यू है, पीछे तक देखिए। जब यहाँ पर तो आपको खाली फ्रंट के, जब एरियल व्यू आया तो पीछे तक देखा आपने, वो कतार कितनी लंबी है। ये 2 जो सेनापति हैं वो हैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चीफ, ये देखिए, इसमें देखिए, और दूसरे एनएसयूआई के अध्यक्ष जाखड़, इन दोनों ने कमान संभाली हुई है। कोल्हापुर में उदय भानु थे, चंडीगढ़ में जाखड़ थे। एक एक शहर में दोनों हर दिन, एक भी दिन नहीं, एक कोल्हापुर में है, अगले दिन उदय भानु कहीं और पहुंच जाएंगे, चंडीगढ़ में जाखड़, अगले दिन कहीं और भीड़ वहां पर पूरी उमड़ती है। ये देखिए चंडीगढ़, दिखाइए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और ये कोल्हापुर में नॉर्मली कहीं पर भी बाकी लोकल लीडरशिप नहीं नजर आई, लेकिन कोल्हापुर में जो संबोधन भी हुआ उसमें भी, और बाकी सारी जगहों पर एक नाम आया बंटी पाटिल का। बंटी पाटिल ने कोल्हापुर में जो हुजूम उमड़ा था, उसमें बंटी पाटिल की जो भूमिका थी उसको लेकर के उदय भानु भी, बंटी भैया, उनका मैं भाषण सुन रहा था वो क्लिप, कि बंटी भैया आप यहाँ पर इतना करते हैं बच्चों के लिए, और सारी लड़ाई बच्चों की है, तो बंटी भैया बच्चों के लिए करते हैं आप। और पूरा मैं क्लिप ही सुना देता हूँ, भाषण का कुछ क्लिप है, मैं तो पूरा सुना था, लेकिन पूरा सुनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कुछ हिस्सा सुना देते हैं। सुनाइए भैया। जब से धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मंत्री बीजेपी के बने हैं, तब से लगातार पेपर लीक का खेल चल रहा है। पेपर माफिया को संरक्षण मिला, पेपर माफिया को ये खुद चला रहे हैं। इनके कारण देश का भविष्य खराब हो रहा है, देश के छात्रों युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। इसलिए कहना में कोई परहेज नहीं है कि देश के गद्दार है धर्मेंद्र प्रधान, देश के भविष्य के गद्दार है धर्मेंद्र प्रधान। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो गद्दार है उसको सैक नहीं किया जाता, यूथ कांग्रेस पूरे देश भर में संघर्ष करेगी, सड़कों में संघर्ष करेगी। पैसों के लालच से देश के छात्रों और युवाओं के भविष्य को बेचने का काम कर रहा है धर्मेंद्र प्रधान। इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक ही संघर्ष है और एक ही संघर्ष चलता रहेगा। जब तक धर्मेंद्र प्रधान सैक नहीं किया जाता, इस्तीफा नहीं देता, तब तक हम भारत के देश के कोने कोने में संघर्ष करते रहेंगे। हाँ, अगला एक और है, एक क्लिप और है। नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन और रशिया की वार रुकवा सकते हैं, ऐसा बीजेपी वाले कहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से देश के पेपर लीक जो लगातार हो रहे हैं, सालों साल हो रहे हैं, वो नहीं रुक रहे। इसका मतलब इस पेपर लीक को बीजेपी खुद चला रही है। इस पेपर लीक माफिया के कारण लाखों बच्चे जो हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं, उनकी मेहनत के ऊपर अटैक बीजेपी कर रही है। और हमारी डिमांड यही है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो पेपर लीक करवाता है पूरे देश में, उसको सैक नहीं किया जाता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो गद्दार है इस देश का, वो गद्दार है देश के भविष्य का, उन छात्रों युवाओं का जो दिन रात मेहनत करके पेपर देते हैं, और बाद में धर्मेंद्र प्रधान जो बीजेपी का मंत्री है वो पेपर लीक करवाता है। तो हमारी ये डिमांड है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको सैक किया जाए। और जब तक ये नहीं होता, यूथ कांग्रेस के साथ ही राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में सड़कों में संघर्ष करेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, जब तक ये देश का गद्दार, छात्रों का गद्दार धर्मेंद्र प्रधान सैक नहीं होता, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। भाऊ, कोल्हापुर महाराष्ट्र में देर से शुरू हुआ। कल भी हमने कहा था कि पुणे जो था महाराष्ट्र में देर से शुरू हुआ, लेकिन सड़कों पर लग रहा है। और ये शहर असली बात यह है कि अगर ये सेंट्रलाइज रहता कि जो जयपुर में ही रोज कर रहे हैं, रोज भोपाल में कर लिए, लखनऊ में कर लिए, तो इसके इम्पैक्ट पर शायद हम चर्चा भी नहीं करते। लेकिन एक एक शहर में अगर जा रहे हैं और हर शहर में 10,000 5,000 10,000 5,000 बहुत होती है संख्या, अगर सड़कों पर निकल गए मसाल लेके, 10,000 लोग सड़क पे मसाल लेके चले जाएं, तो बिजली कटी हो तो पूरा शहर रोशन हो जाएगा।
बच्चा उस मसाल की रोशनी में पढ़ के नीट पास कर जाएगा, पेपर लीक करवाने वाला मोदी फेल हो जाएगा। तो ये 10-10 हजार मसाल अगर सड़कों पे जलने लगी हो शहर दर शहर, तो नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले दिन तो अच्छे नहीं है। भले इस देश के प्रवृत्ति से और इतिहास से मैं निराश रहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भविष्य शायद ये मसाल जो जली है, भविष्य में इसमें झुलस जाए इस देश के जो वाकई असली गद्दार है, सब झुलस जाए इस मसाल की तेज में। या शहर शहर में फैल रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए आशीष जी, आप ये देखिए कि चाहे लंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, यहाँ जो भी उलटफेर हुआ है ये यूथ ने किया है, स्टूडेंट्स ने किया है। ठीक है, आप मैं उसको क्रांति, आप भी नहीं मानते, मैं भी नहीं मानती। जयप्रकाश का आंदोलन जो हुआ वो सत्ता परिवर्तन के लिए हुआ, वो क्रांति नहीं थी, लेकिन उसकी भी शुरुआत स्टूडेंट से ही हुई थी। गुजरात के एक मेस से शुरू हुआ मामला पूरे विश्व में और पूरे देश में व्याप्त हुआ और सिर्फ स्टूडेंट्स आगे थे। वही स्टूडेंट लीडर बाद में मुख्यमंत्री और नेता बने और अभी रिटायरमेंट पे आए। ये हमने देखा है, हमारे अनुभव है। ये जो मामला है जो कांग्रेस कर रही है, आज कोल्हापुर में है, पुणे में तो आपने दिखाई दिया। कोल्हापुर ये शाहू महाराज की नगरी है। महाराष्ट्र का मराठा साम्राज्य जब दो भागों में विभाजित हुआ, जब संभाजी महाराज के, छत्रपति संभाजी महाराज के जो बेटे मुगलों के कैद में थे उनको छोड़ा गया था और यहाँ तारा रानी अलग मुगलों से लड़ रही थी, तो दोनों के बीच में टकराव हुआ सत्ता के लिए, तो बटा मराठा साम्राज्य। तो कोल्हापुर ये दूसरी गद्दी, पहली गद्दी सातारा ये कहते हैं। सीनियर सातारा, जूनियर कोल्हापुर ये माना जाता है। बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी ऐसा बोला जाता है। तो कोल्हापुर में छत्रपति शाहू महाराज जिन्होंने एक सामाजिक नया दर्शन दिया इस समाज को, यथार्थ पे उतार के, बोलते तो सब है लेकिन अपने राज्य में रिजर्वेशन पहले शुरू करना, किसी दलित को कहना कि तू चाय की दुकान खोल, मैं तेरे दुकान पे आके चाय पीऊंगा, मैं देखता हूं कौन सवर्ण नहीं पीता। उस समय जब छुआछूत को लेकर भयानक ये वो था, तो वो शाहू महाराज की नगरी है। ये मैं कुछ दर्शकों को बता लूंगा कि ये जो आपका हॉलीवुड है और बॉलीवुड जिसको आप कहते हो, मुंबई, इसकी जन्म स्थली कोल्हापुर रही है। कोल्हापुर ये मराठी फिल्म प्रोडक्शन का बहुत बड़ा सेंटर रहा है। हिंदी तो बाद में बनने लगी फिल्में, बालाजी पेंडारकर और बड़े बड़े नाम कोल्हापुर के ही थे। ये कोल्हापुर कुश्ती का बड़ा सेंटर रहा है। आज भी कुश्ती का यदि किसी को मायका बोला जाता है तो कोल्हापुर बोला जाता है महाराष्ट्र में। इस कोल्हापुर में ये जो जनजागरण आपको दिख रहा है, क्योंकि कोल्हापुर का राजनीति भी बहुत दूषित हुई। शरद पवार ने जब अपनी पार्टी लॉन्च की तो उसका, आशीष जी, कोल्हापुर से शुरू की थी, बारामती पुणे से नहीं, कोल्हापुर से। ये कोल्हापुर का कलेवर है। आज कोल्हापुर यदि कांग्रेस के साथ खड़ा है या छिप उसको लेके घूम रहा है इतने बच्चों को, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। यहाँ कांग्रेस ही नहीं है सिर्फ, यहाँ वो तमाम बच्चे जिनको धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं, राजनीतिक विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अन्याय के खिलाफ उतरे हैं रास्ते पे। ये मशाल जुलूस है और इसका कर्ता धर्ता बंटी है, बंटी पाटिल। आज यदि पश्चिम महाराष्ट्र में कांग्रेस थोड़ी बहुत जिंदा है तो उसके लिए बंटी पाटिल एक नाम है, एक बहुत बड़ा नाम है। कोल्हापुर में है। डीवाई पाटिल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के वारिस है डीवाई पाटिल के जाने के बाद, और बंटी पाटिल का एक वजूद है। बंटी पाटिल ने कितने प्रलोभन आए होंगे, कितने प्रेशर आए होंगे, लेकिन पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। तन मन धन से जिसको बोलते हैं सेवा करना, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं बंटी को। बड़ा क्लियरिटी है थॉट में, युवा है और सरेंडर करने के मूड में नहीं है। लेकिन हां, यदि दिल्ली हाथ बढ़ाए तो बंटी पूर्ण कोल्हापुर उनके चरणों में रख सकता है। लेकिन प्रॉब्लम दिल्ली का यही है, यहाँ जो बीजेपी के स्लीपर सेल है वो बंटी को भी कहाँ काम करने देते। एक यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष गया और बंटी ने कोल्हापुर खड़ा कर दिया। आज जो मेहनत है इस पूरे जुलूस की, वो लड़कों को अभिव्यक्ति की आजादी दिलवाने की जगह ये बंटी ने दी है। इसलिए मैं पूरा इसका क्रेडिट बंटी और चिप को देता हूँ। नहीं, चिप ने कहा भी, उदय भानु ने कहा कि बंटी भैया ने, मैं सुना बिल्कुल पूरा।
नहीं, क्योंकि वो लोग जानते हैं, देखिए जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो ओरिजिनल कांग्रेसी है, जिनको लगता है कि कांग्रेस देश की धरोहर है, राजनीतिक एक विचारधारा है कांग्रेस, जिसने आजादी दिलवाई इस देश को, लड़ी है कांग्रेस तब। मैं ये नहीं कहता हूं कि बाकी लोग नहीं थे, अलग अलग विचारधारा के लोग थे, लेकिन मेजर फोर्स कांग्रेस थी। उस कांग्रेस की विचारधारा पे आज भी लोग प्रणाम करने वाले हैं, ये साबित होता है। और जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं वो मिरेकल करके दिखाते हैं कि क्यों आज यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष और एनएसयूआई का अध्यक्ष चर्चा में है। कहां गई एबीवीपी, क्यों नहीं काउंटर करती? उतरे एबीवीपी मैदान में और बता दे कि इस्तीफा नहीं होगा। हाँ, हाँ, क्योंकि गायब एबीवीपी है। को पैसा दे, वैसा पैसा दे के भी एबीवीपी के पास लोग नहीं आएंगे। हाँ, नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए एबीवीपी जुलूस निकाल के दिखा दे कि जो हुआ वो सही हुआ, बैठने वाला एबीवीपी कर दे। युवा मोर्चा आ जाए मार्केट में और बोल दे कि यहां पेपर लीक सही है, बोल देना। आप लोग तो बड़ी राजनीति करते हो स्टूडेंट्स की। आज चुप क्यों है? आज बिल में बैठे क्यों है सब? क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश का यूथ जूते से मारेगा उनको रास्ते पे उतरे तो। आप बाहर आके कहे तो दीजिए कि अरे पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया तो हो गया। ये आके कोई नेता कह दे इन बच्चों के बीच में, कपड़े उतार लेंगे बच्चे। हाँ, हाँ, तो ये जो स्थिति बनी है, कोल्हापुर का हुंकार मैं बड़ा मानता हूं आशीष। पश्चिम महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र कोल्हापुर उधर एंड है, इधर पुणे शुरू है। पुणे से लेके पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, आगे आप सोलापुर तक जा सकते हैं। यदि कोल्हापुर और पुणे में हुजूम है तो आप समझ लीजिए पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में हलचल है। बच्चे रास्ते पे आ रहे हैं, बच्चों की पीड़ा है। और दूसरी बात, अभी देवेंद्र फडणवीस ने 2-4 लाइसेंस लेने चाहिए। ये जुलूस निकल जो रहा है, अब कुछ दिनों के बाद देवेंद्र फडणवीस भी बोलेगा परमिशन नहीं, मशाल की परमिशन नहीं, बच्चे जल सकते हैं, तुम इकट्ठा नहीं हो सकते, ट्रैफिक रुक जाती है। और कल मैंने कर्नाटक का एक विजुअल देखा, रोंगटे खड़े हो गए। सुना रास्ते पे गवर्नर साहब के लिए वो लग गया था, रूट लग गया था, सारे रोड ब्लॉक हो गए थे। गवर्नर अपने काफिले में 15-20 गाड़ियों के जा रहे थे और एक पति अपने पत्नी की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रहा था, उसको रोक दिया, वो जाके रास्ते के बीच में बैठ गया, बोले मेरे से गाड़ी चला लो, मेरे ऊपर गाड़ी चला लो, मेरी पत्नी मेरा बच्चा मर जाएगा, उसका क्या? क्या राज्यपाल रुक नहीं सकते 2 मिनट? ये कर्नाटक के शहर पे हुआ, मतलब बेंगलोर शहर में हुआ एक विजुअल मैंने देखा, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। तब मुझे प्रधानमंत्री पे हंसी आई। प्रधानमंत्री की अपील उनके लोग भी नहीं सुनते। 10-10, 12-12 गाड़ियों में चलते हैं। अभी मामला एक तरफ खाली प्रोटेस्ट है ना, प्रोटेस्ट के अलावा भी कुछ दिखाना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह को भले ही राजनीति में लोग आउटडेटेड बता रहे हो या कर रहे हो, दिग्विजय सिंह चोट बहुत सही जगह पे करते हैं। दिग्विजय सिंह की हथौड़ी भले पुरानी हो गई है, लेकिन हथौड़ी क्या है ना कि कहाँ पे हिट किया वो बड़ा मायने रखता है। कई बार हथौड़ी मायना नहीं रखता, हथौड़ा मायना नहीं रखता, हथौड़ा चोट कहाँ मारे ये मायना रखता है। एग्जैक्टली, तभी मर्म पे लगता है चोट। वो जो चोट है ना, दिग्विजय सिंह ने सीधा चोट, लोग धर्मेंद्र प्रधान, हमने कल परसों चर्चा की कि धर्मेंद्र प्रधान पर अटके हुए हैं सभी लोग। धर्मेंद्र प्रधान पे क्यों? नरेंद्र मोदी हर चीज के लिए धर्मेंद्र प्रधान क्या जाने। तो हम तो कहते हैं कि आजकल सरकार चला कौन रहा है? पीएमओ चला रहा है। जब पीएमओ सरकारी चला, सारे मंत्रालय पीएमओ ही चला रहा है, तो फिर पीएम जिम्मेदार क्यों नहीं? हाँ, अब जो है धर्मेंद्र प्रधान ने ये जो है, मैं एक सेकंड, इसके पहले मैं 1 मिनट बोल लूं, 1 मिनट 30 सेकंड 15 सेकंड। हाँ, बच्चों को एग्जाम कैसे देना चाहिए ये बताने के लिए जब प्रधानमंत्री आते हैं,
तो पेपर लीक होने पे भी प्रधानमंत्री आ जाए सामने। हाँ हाँ प्रधानमंत्री को साफ सूंघ गया, बताइए। अब वो गर्मी में पानी पियो, छाता लेके निकलो और आम का पना पियो, ज्ञान दे रहे, दादी माँ का नुस्खे बता रहे, और इतने बड़े ज्वलंत इशू पे चुप हैं। जिम्मेदार तो प्रधानमंत्री है इसमें, जो लगातार पेपर लीक करने वाले मंत्री को अपने साथ बिठा के सम्मान दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री सीधे इन्वॉल्व है, सही जगह चोट की दिग्विजय ने, यदि प्रधानमंत्री का नाम लिया होगा तो। इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी ली है। दिग्विजय सिंह ने उसी पर कहा कि जब प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी ली है कि हम मतलब उनके सुपरविजन में है, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, फिर मोदी भी जिम्मेदार होंगे। और उसके बाद बीजेपी में बेचैनी इतनी है कि बीजेपी की तरफ से लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं दिग्विजय सिंह के बयान पर कि दिग्विजय सिंह मतलब वही जो होता है ना कि हमला करो दिग्विजय पे। अब दिग्विजय पे सबके सब जुट गए हैं और कांग्रेसी भी मैदान में आ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत को सुनाइए, सुरेंद्र राजपूत को। निश्चित तौर पर मैं दिग्विजय सिंह जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं पर्सनली सुपरवाइज कर रहा हूं। इसका मतलब 22 लाख के बच्चों के भविष्य की बर्बादी का अगर कोई एक शख्स जिम्मेवार है तो प्रधानमंत्री जी। एयरफोर्स को उतारने की बात की जा रही है, बताते हैं लोग कि राफेल से पेपर ले जाए जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ होती है तो प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर नहीं बल्कि सारे मानदंडों पर समाज के तुरंत हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बर्खास्त हो जानी चाहिए। लीडर्स की भी मीटिंग है दिल्ली में कर्नाटका कैबिनेट को लेकर सर। ये तो मीटिंग तो हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंसल्टेशन है, हमारा संवाद है, लगातार संवाद हो रहे हैं। श्री डी.के. शिव कुमार जी को विधायक दल का नेता चुना गया है, कल वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और निश्चित तौर पर आयोजन कैसा होगा, कौन कौन आएंगे, कौन कौन नहीं आएंगे, सारी चीजों का कंसल्टेशन है। हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी की तरीके से, भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है, जिसमें जो खाता ना बही, जो मोदी चचा कहे वो सही, कि एक आदमी ने कह दिया बाकी सबने मान लिया। हमारे यहाँ संवाद होता है और संवाद की प्रक्रिया चल रही है। उदित राज को सुनाइए। दिग्विजय सिंह ने नया करंट लगा दिया है। इसलिए कि एक बार नहीं हुआ, 2024 में हुआ, तब तो प्राइम मिनिस्टर को सावधान हो जाना चाहिए। 22-23 लाख बच्चों के कैरियर से, उनके जीवन से खिलवाड़ करना कोई आसान बात नहीं है। अगर वर्तमान हालात नफरत के न होते, हिंदू मुस्लिम डिवाइड न होती और सरकार जिस तरह से लोगों के साथ दमन उत्पीड़न कर रही है और मीडिया की जो भूमिका है, वरना ये बहुत बड़ी चीज थी। पूरा भारत ठप पड़ जाना चाहिए। एक नहीं, 80-90 पेपर लीक हुए। एसएससी जीडी का हुआ, अभी सीयूटी का हुआ, जूट का हुआ, उसमें भी ग्लिचेज आए, गड़बड़ियां आई हैं। तो एक नहीं, अब मुझे तो नहीं लगता कि कोई परीक्षा अब ईमानदारी से हो रही है। तो प्रधानमंत्री जब तक रहेंगे मोदी जी, तब तक युवाओं को, जो योग्य युवा हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। लोग पैसे कौड़ी का इंतजाम करेंगे या रिश्ता जोड़ेंगे या सिफारिश से ही करेंगे, जो कि एक वाकया नहीं, कई बार ऐसा है। तो जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा। जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा दिग्विजय सिंह। बाबू, युवा तो लगे ही हैं, उदय भानु और जाखड़। दिग्विजय सिंह जैसे पुरानी तोपे भी गोले बरसाने लगेंगी तो मोदी जी के लिए मुश्किल बढ़ेगी। देखिए अजीत जी, जहां तक राजनीति है वहां दिग्विजय सिंह एवरग्रीन है। मैं कह रहा हूं आपको, आज भी मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, यदि दिग्विजय सिंह ने तय कर लिया तो आज भी मध्य प्रदेश में इस सरकार को चलाना मुश्किल हो जाएगा। प्रॉब्लम है कि ये जो स्लीपर सेल बैठे हैं बीजेपी के केंद्र, दिल्ली कांग्रेस के दिल्ली ऑफिस में,
ये कहां उसको काम करने देंगे? क्यों कहा दिग्विजय ने कि मुझे राज्यसभा नहीं चाहिए? एक राज्यसभा निकलती है मध्य प्रदेश से। मैंने पूछा उनको, व्यक्तिगत तौर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा आके क्या करूंगा, मैं दिल्ली आके क्या करूंगा, दिल्ली में रह के क्या करूंगा, मुझे बताइए। कोई पूछ रहा है मुझे कांग्रेस कौन चला रहा है, आपको देख नहीं रहे आपको? और जब मैं बोलता हूं तो शायद अब आलाकमान भी मेरी बात सुनना बंद करते, उनको लगता है कि हमेशा ही ये कंप्लेंट करता है। सुधार दिखता नहीं तो बोलूंगा तो सही। फिर उन्होंने मुझे पूरा किस्सा बताया कि कैसे अंदरली इंटरनल पॉलिटिक्स आदमी को खत्म करती है। उन्हें कहा सुरेश पचौरी अध्यक्ष थे पार्टी के, मैं भी जनरल सेक्रेटरी था पार्टी का ऑल इंडिया, लेकिन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं इतने सालों से, तो कोई फंक्शन में मुझे इनविटेशन आता था, मैं जाता था, भाषण देता था। सुरेश पचौरी को तकलीफ होती थी, उन्होंने कंप्लेंट कर दी कि दिग्विजय हमको सर ठीक से पार्टी चलाने नहीं दे रहे। सोनिया जी ने उनको बोला कि दिग्विजय जी आप मध्य प्रदेश में बिल्कुल इंटरफेयर मत कीजिए। उसके बाद मैं क्या करता था, जब भी मुझे कोई इन्विटेशन आता था तो मैं पार्टी अध्यक्ष को लिखता था कि मुझे इन्विटेशन आया है, क्या करूं? कभी उसका जवाब नहीं आया मेरे को, मैंने फंक्शन में जाना छोड़ दिया। चुनाव जब नजदीक आए तब मैडम को ये पता पड़ गया कि ये तो पार्टी डूब गई है मध्य प्रदेश में, पूरे ब्राह्मणवाद से। फिर उन्होंने बोला दिग्विजय जी को कुछ करके अभी इसको रिवाइव करो। तो बोला जब मैंने देखा कि पार्टी की हालत बहुत बुरी है तो फिर नर्मदा परिक्रमा शुरू की मैंने, और उसी नर्मदा परिक्रमा के बाद सत्ता में आए, फिर कमलनाथ अध्यक्ष बने और फिर पचौरी बीजेपी में गए और बोले हाँ, और बोले ये जो पचौरी है फिर बीजेपी में चले गए। भाजपा। जिस पचौरी को कांग्रेस ने लगातार राज्यसभा, मतलब रिकॉर्ड है, हाँ, जिस पचौरी पे राजीव गांधी ने अंधा विश्वास रखा, और जब नरसिंह राव आ गए तो उन्होंने गांधी परिवार को छोड़ के तुरंत नरसिंह राव के साथ हो गए और मंत्री बने। आज बहुत दयनीय स्थिति में है, बीजेपी में चले गए, और बीजेपी में वहां पे मार्गदर्शन मंडल भी नहीं है मध्य प्रदेश में। सही उठना जगह पे पड़ता लोगों के हित में होना चाहिए। एकदम इनको ऐसी सजा होनी चाहिए। डीके शिवकुमार जेल गए ना आशीष, पार्टी नहीं छोड़ी उन्होंने। अशोक चौहान रो के पार्टी छोड़ दी। डीके शिवकुमार और अशोक चौहान का पॉलिटिकल करियर एक साथ शुरू हुआ, यदि आप देखोगे तो। उसको मुख्यमंत्री पहले बना, पार्टी ने उसको मुख्यमंत्री पद दिया। हाँ, वो मुख्यमंत्री बनाया, वो रो के और वो भाग चला गया। गया। और डीके शिवकुमार जेल गया और पार्टी के साथ रहा तो आज मुख्यमंत्री है। तो कांग्रेस को ये देखना होगा कि सत्ता में, हमेशा कहता हूं कि हमें वपू काळे बहुत बड़े कथा लिखने वाले, कथा कथन एक विधा है महाराष्ट्र में, बड़े बड़े लेखक अपनी कथा खुद प्रस्तुत करते हैं, 3 घंटे में 3 कथाएं, और खूब 1-1 हजार रुपए के टिकट होते हैं, लोग जाते हैं सुनने। उनकी एक कथा में एक डायलॉग था, पत्नी को एयरपोर्ट जाना था तो पति फोन करता है पत्नी को कि टैक्सी मंगा ली? बोले हाँ। बोले कैसी? बोले ड्राइवर बुजुर्ग हो और टायर यंग हो, क्योंकि गाड़ी बुजुर्ग चलाता है और टायर यंग हो तो गाड़ी ठीक चलती है। तो आज के डेट में कांग्रेस मुझे वैसी ही दिखती है, एक बुजुर्ग ड्राइवर बैठा है जिसका नाम खड़गे है, और जो टायर है वो छिब और वो जो धाकड़ जो है, और झारखंड जैसे लेकिन युवाओं, ये ऐसे धाकड़ छिप जैसे लोग सामने लाने होंगे राहुल गांधी। ये जितने भी लुंगी उंगी है इनसे निजात पाना होगा। जयराम रमेश जैसे लोगों से निजात पाना होगा अभी। ये वो लाइबिलिटी है कि जीवन भर एक्सीडेंट करते रहे हैं, ये बुजुर्ग होने के बाद इनके पास गाड़ी देना ज्यादा खतरनाक है। नहीं सबको नहीं। और ये भी लगता है कि इनको सपोर्ट भी करने जो होते हैं, जैसे उदय भानु या झारखंड के किसी कार्यक्रम में राहुल भी शामिल हो गए तो और एनर्जी बढ़ जाएगी। राहुल चलो हम आ रहे, उसके लिए बैजू को सेट करना पड़ेगा, अलंकार को सेट करना पड़ेगा, कौशिक को सेट करना पड़ेगा, उनके हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, फिर वो राहुल जी को बोलेंगे इस कार्यक्रम में जाना जरूरी है। जैसे अभी हरियाणा के कार्यक्रम में कहते हैं कि बैजू लेके गया था, अब वहां भी तो प्रॉब्लम है ना, बैजू कहेगा तो जाएंगे, अलंकार कहेगा तो जाएंगे, करना पड़ेगा। मतलब इसी से मैं भाई, कई बार प्रॉब्लम ये होता है कि राहुल गांधी जाके रिक्शा वालों
सबके मिल सकते हैं, लेकिन कोई रिक्शा वाला राहुल गांधी को मिलना चाहे तो वो नहीं मिल सकता, कोई पार्टी का कार्यकर्ता मिलना चाहे तो नहीं मिल सकता। ये पीड़ा परिवार के साथ जुड़े हुए लोगों की भी है, जिसने पूरे परिवार पूरी जिंदगी दी गांधी परिवार को। जब वो चुनाव लड़े और संसद बने रायबरेली से, अमेठी से, तब क्या हुआ? अमेठी से, सॉरी, अमेठी से। तो क्या हुआ? उनने समय मांगा तो उनको ही कौशल ने बोल दिया कि अभी 15 दिन तक समय नहीं है। फिर उनने एसएमएस किया तो उन्होंने कहा कि आपको समय मांगने की क्या जरूरत है, आप यू आर वॉक इन, आ जाइए, मैं बैठा हूं। ये स्थिति है भाई। इन युवा बच्चों को भी मर्सी पे जीना है कि भाई पहले, सबसे पहले केसी वेणुगोपाल को खुश रखो, जयराम रमेश को खुश रखो, उनको खुश इन रखो, सबको जयराम करने की बैजू, जरूरत है। अलंकार, कौशल, इनको खुश रखो। प्रियंका जी की यहां बात करनी हो तो फिर वो संदीप सिंह को खुश रखो। ये चलिए, जो बाहर बैठे हैं दलाल, इनसे जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक, नहीं तो बहुत यूथ है, बहुत लोग हैं रट खाने वाले। अरे 47 डिग्री में लोग रास्ते पे खड़े होते हैं, इमेजिन करो आशीष। आप देखिए, अजय राय देखिए, जीतू पटवारी देखिए। जीतू पटवारी को उनने कह दिया कि ये 2 टके का, 2 कौड़ी का, ये 2 टके का बोले ये अध्यक्ष। क्या पूरे कांग्रेस पार्टी को केंद्र से लेके टूट नहीं पड़ना था मुख्यमंत्री पे? कौन आया उसके समर्थन में? किसने मुख्यमंत्री को आईना दिखाने का प्रयास किया? क्या कर रहा था दिल्ली का मीडिया सेल? आपका एक ये एक्टिव अध्यक्ष गाली खाता है, उसके बोलने के लिए नहीं आते। मीडिया सेल में बैठे हैं सब, ये सब अपना खाली दिन भर में अपना चेहरा चमका लिए। वो जयराम, मैंने उसको तो आज जयराम जी की कर लेना चाहिए। वो आदमी भार है, ये फिर भी पवन खेड़ा, सुप्रिया, ये सब तो कुछ कर रहे हैं, ये वो भार है, उस पे भार है। मुझे कोई बता दे जयराम रमेश कितना बड़ा उसमें स्पार्क करंट डाल रहे हैं मीडिया सेल में। चलिए खैर, वो लंबा हो जाएगी, पूरे चर्चा बढ़ जाएगी। इजाजत दीजिए हमें। दिशा सही है, ये कांग्रेस के दोनों युवाओं के, युवा सेनापतियों की दिशा सही है। इस सही दिशा को सही अंजाम तक पहुंचाना होगा, बस यही लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।